तो लास्ट ईयर मैंने परचेस किया था ये Asus TUF A15 और इस लैपटॉप यूज़ करते हुए अभी मुझे 1 साल हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो अब आपको बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म रिव्यू देता हूँ, मतलब इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ अपनी इस लैपटॉप के बारे में कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा 1 साल तक इस लैपटॉप को चलाने के बाद। और वैसे ये वीडियो का आइडिया ना मुझे अचानक से आ गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि रिसेंटली मैंने Asus का एक्सक्लूसिव स्टोर विजिट किया था और उसका पूरी वीडियो भी बनाया था मैंने ये वाला। तो वहाँ पर जब मैं उस स्टोर पर खड़ा था ना, मैं वीडियो बना रहा था, तब वहाँ पर एक कस्टमर आया था, तो उसको ना यही वाला सेम लैपटॉप चाहिए था। तो तब मुझे समझ में आया कि इस लैपटॉप की अभी भी अच्छी खासी डिमांड है और ये एक अच्छे चॉइस बना हुआ है अभी भी लोगों के बीच में। तो फिर तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका एक 1 ईयर का लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाता हूँ, ताकि आप में जो लोग भी इसको लेना चाहते हो वो आराम से डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस लैपटॉप को लेना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस तो इस लैपटॉप के साथ शेयर करूंगा, साथ में जो प्रोज एंड कॉन्स मैंने 1 साल में नोटिस किया वो भी आपको बताऊंगा। और एक चीज़ की जो थर्मल्स है इसके, उसको लेकर आप में से काफ़ी लोग कंसर्न रहते हो, मेरे पास अक्सर इस चीज़ के कमेंट आते रहते हैं। तो इसलिए मैंने थर्मल्स का तो इस वीडियो में बिल्कुल एक अलग सेक्शन बनाकर रखा हुआ है, तो वो वाला सेक्शन तो आप जरूर देखना अगर आप थर्मल्स के लिए कंसर्न हो इस लैपटॉप में। और साथ में एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी देखो इस लैपटॉप को लॉन्च हुए अराउंड 14 मंथ्स हो चुके हैं, तो क्या अभी भी इस लैपटॉप को लेना वर्थ है या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो भी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और कोई भी सेक्शन में स्किप करना हो तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं कि आखिर 1 साल यूज करने के बाद मैंने इस लैपटॉप में क्या हार्डवेयर या क्या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स फेस किया, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिव्यू का सबसे मेन पार्ट तो यही होता है ना कि इतने लंबे टाइम तक यूज करने के बाद आखिर प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम क्या क्या आई है। तो देखो, वैसे हार्डवेयर प्रॉब्लम की बात करें तो हार्डवेयर प्रॉब्लम तो मुझे इस 1 साल में कुछ भी नहीं आई है, लेकिन मुझे 3 सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम जरूर आई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी वाईफाई के ऑप्शन ही गायब हो जाने की। तो देखो क्या हो रहा था कि जब अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने से करीब 2 महीने पहले सबसे पहले ये प्रॉब्लम आई थी मुझे। तो उसमें क्या हुआ था कि एक दिन मैंने लैपटॉप को ऑन करा और उसके बाद मैंने अपना नॉर्मली क्रोम खोला और कुछ ब्राउज करने का ट्राई करा, लेकिन मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था। मैंने अपना मॉडेम देखा, मॉडेम तो चल रहा था, वाईफाई बराबर से चल रहा था। फिर मैंने देखा कि मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्टेड है, वाईफाई से कनेक्ट ही नहीं है। तो मैंने जब वहाँ पर ऑप्शन पे गया अपने लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट करने की, तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ से वाईफाई का ऑप्शन ही गायब हो चुका है, वहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन ही नहीं है। और फिर मैंने सेटिंग्स में भी जाके देखा कि वहाँ पे भी वाईफाई का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से भी वाईफाई का ऑप्शन गायब हो चुका था। तो मैंने लैपटॉप रीस्टार्ट करके देख लिया, नेटवर्क सेटिंग रीसेट करके देख लिया, पर काम कुछ भी नहीं आया। फिर आखिर मैंने Asus को कॉल किया, Asus के सर्विस सेंटर में कॉल करा, तो मैंने उनको फिर अपनी ये पूरी प्रॉब्लम बताया। तो उन्होंने मेरे लैपटॉप का रिमोट एक्सेस लिया अपने पास और कुछ ड्राइवर्स रीइंस्टॉल करे और थोड़ा बायोस में भी कुछ सेटिंग वगैरह करा, और उसके बाद मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। उसके बाद 2 महीने तक तो ये प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाने के करीब 15 दिन पहले ना ये प्रॉब्लम फिर से आई, और फिर से मैंने अपनी तरफ से लैपटॉप रीस्टार्ट कर लिया, नेटवर्क सेटिंग रीसेट कर लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं करा। फिर से मैंने Asus को कॉल करा, तो उन्होंने मुझे कुछ स्टेप्स करने बोले, तो मैंने वो सब भी करके देख लिया, पर प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुई। तो आखिर में उन्होंने मुझे बोला कि अब आपको लैपटॉप सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम दूसरी बार आ रही है, तो हो सकता है कि कुछ हार्डवेयर इशू हो सकता है। तो 1 हफ्ते तक तो मुझे सर्विस सेंटर जाने का टाइम नहीं मिला, और फिर 1 हफ्ते बाद जैसे ही मुझे जिस दिन टाइम मिला ना सर्विस सेंटर जाने का, तो मैं सोचा कि चलो आज सर्विस सेंटर जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक और बार 1-2 घंटे इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ, क्या पता प्रॉब्लम खुद ठीक हो गई हो। तो फिर मैंने सर्विस सेंटर जाने के पहले लैपटॉप चला कर देखा, 1-2 घंटे में चलाया, तो आप मानोगे नहीं, लैपटॉप की प्रॉब्लम ही ठीक हो गई। मतलब अपने आप ही वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, और अभी तक वो प्रॉब्लम दोबारा से नहीं आई है। और अगर वो प्रॉब्लम फिर से आती है तो इस बार तो मैं सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा, और फिर जो भी कुछ पता चलेगा तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी, एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे आई थी, और दूसरी प्रॉब्लम मुझे आ चुकी है जीपीयू की क्लॉक स्पीड अटक जाने की, और ये प्रॉब्लम मुझे 2 बार आ चुकी है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे मैं अक्सर वैलोरेंट खेलता रहता हूँ, तो उसमें मैं क्लाइंट एफपीएस ऑन करके रखता हूँ कितने एफपीएस मेरे गेम में आ रहे हैं। तो नॉर्मली मुझे 180 to 200 एफपीएस आ जाते हैं वैलोरेंट में। तो ऐसे ही मैं एक बार गेमिंग कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि वहाँ पर मेरे वैलोरेंट में अराउंड 60 to 70 एफपीएस आ रहे हैं। मेरा लैपटॉप चार्जिंग पर लगा था, फिर भी 60 to 70 एफपीएस आ रहे थे। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, और उस समय तक जहाँ तक मुझे याद है, मैंने लैपटॉप के अपने जो प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड के स्टैट्स है ना, वो भी ऑन करके रखा था। तो मैं देख रहा था कि मेरे जीपीयू की क्लॉक स्पीड ना आगे नहीं बढ़ रही थी, वो एक जगह आके अटक चुकी थी। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन किया मैंने कि जो मेरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा हुआ था, तो मैंने जो चार्जिंग का वायर था वो अपने लैपटॉप से निकाला और उसको वापस से लगाया, और बस ये प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो गई। तो मतलब ये कुछ ऐसी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इशू रहता है, तो कभी कभी ये आता है। मुझे अभी तक 2 बार आ चुका है ये 1 साल में। तो कभी भी अगर आपको ये प्रॉब्लम आए तो बस अपने लैपटॉप को चार्जर निकालो और लगाओ, बस ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और तीसरी प्रॉब्लम मुझे आ चुकी है डिस्प्ले ना आने की। और
और ये एक साल में ये प्रॉब्लम मुझे एक ही बार आई है कि क्या हुआ था कि एक बार मैंने अपने लैपटॉप को ऑन करा तो लैपटॉप ऑन हो गया, सारी इंडिकेटर लाइट्स जल गई थी और लैपटॉप की जो कीबोर्ड की बैकलाइट है वो भी जल गई थी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा था और पावर बटन की लाइट भी जल रही थी। तो फिर उस केस में क्या किया कि मैंने अपने लैपटॉप को पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखा, तो उससे लैपटॉप शट डाउन हो गया और फिर से मैंने पावर बटन को दबाया तो लैपटॉप ऑन हुआ और इस बार स्क्रीन आ गई। तो ये भी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी और ये भी मुझे लगता है कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम ही होगी, एक आध बार आ जाती है और ये एक साल में मुझे एक ही बार आई है। तो बस ये एक साल में मैंने यही 3 सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स नोटिस किया हूँ जो कि मैंने अभी आपको बता दिया हूँ, और बाकी हार्डवेयर प्रॉब्लम मुझे इस एक साल में कुछ भी नहीं आई है। और हो सकता है कि ये वाली जो 3 प्रॉब्लम्स है ये बस मेरे यूनिट में ही आई होगी और शायद आपके लैपटॉप में आपने ये कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करा होगा, और अगर फेस करा है तो जरूर से वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब लॉन्ग टर्म डिस्प्ले रिव्यू की बात करें तो इतने लंबे टाइम तक लैपटॉप यूज करने के बाद भी मैंने कभी भी डिस्प्ले से रिलेटेड कोई भी इशू फेस नहीं करा। ना ही मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में कभी फ्लिकरिंग इशू आया और ना ही मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में कभी स्क्रीन ब्लीडिंग इशू आया या फिर ऐसा कोई भी इशू कभी भी नहीं आया है। तो इतने लंबे टाइम में भी इस लैपटॉप की डिस्प्ले ने मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म किया। अब लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें तो इतने लंबे टाइम तक इस लैपटॉप को मुझे परफॉर्मेंस तो बिल्कुल बढ़िया दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब मैंने इस लैपटॉप को नया नया लिया था तब परफॉर्मेंस मुझे इतनी ऊपर मिलती थी और अब मुझे परफॉर्मेंस इतनी नीचे मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने इस लैपटॉप को नया नया लिया था तो तब मुझे जो परफॉर्मेंस मिलती थी आज भी मुझे वही परफॉर्मेंस मिलती है। मैं इस लैपटॉप में 1080p की वीडियो एडिटिंग करता हूँ, अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए थंबनेल बनाने के लिए फोटोशॉप यूज़ करता हूँ और साथ में मेरी फेवरेट चीज़ गेमिंग तो मैं बहुत ही ज़्यादा करता हूँ और ये सारी चीज़ें मेरी बिल्कुल स्मूथली हो जाती है। और इवन मैं जो भी सारी चीजें करता हूँ उन सब में मुझे ये लैपटॉप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि इस लैपटॉप में तो आपको एक तो 8 कोर का CPU मिलता है, साथ में RTX 3050 भी मिलता है 75 वॉट की TGP के साथ। तो परफॉर्मेंस से तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ इस लैपटॉप की इवन आफ्टर 1 ईयर। अब थर्मल्स की बात करें तो एक चीज आपने हमेशा इस लैपटॉप के बारे में सुना होगा कि इस लैपटॉप के थर्मल्स अच्छे नहीं है, और हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है, इस लैपटॉप के थर्मल्स अच्छे नहीं है। इस लैपटॉप में आपको डुअल फैन कूलिंग सिस्टम मिलता है जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है, मैं उसको एवरेज बोलूँगा, और एवरेज भी क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। तो देखो, अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि मैंने इस लैपटॉप में काफ़ी सारे डिफरेंट गेम्स के गेम प्ले रिव्यूज़ अपलोड करे हुए हैं, और अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे तो आपने नोटिस किया होगा कि इस लैपटॉप के टेम्परेचर्स 95 डिग्रीज 98 डिग्रीज ऐसे जाते हैं। और अगर आपने वो सब वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जाकर देख लेना। तो इस लैपटॉप के जो टेम्परेचर्स है ना वो हाई जाते हैं, और सब लोग यही चीज देखते हैं कि टेम्परेचर्स हाई जा रहे हैं, कोई भी ये नहीं देखता है कि टेम्परेचर्स हाई जरूर जा रहे हैं, लेकिन लैपटॉप के थर्मल सिस्टम में एटलीस्ट उस टेम्परेचर्स को इतना तो मेंटेन करके रखा है कि लैपटॉप थ्रॉटल नहीं हो रहा है। और मेन चीज़ वही है, क्योंकि किसी भी लैपटॉप में आप थर्मल्स देखो, कूलिंग सिस्टम देखो, तो किसी भी लैपटॉप में कूलिंग सिस्टम इसलिए होता है कि ओवरहीट होके वो लैपटॉप थ्रॉटल ना करने लगे, क्योंकि मेन चीज़ यही है ना कि जब आपका लैपटॉप थ्रॉटल करने लगेगा तो आपको परफॉर्मेंस में डिक्रीज देखने को मिलेगा, और इसीलिए बस आपके लैपटॉप में कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करा जाता है। तो आप वो मत देखो कि इस लैपटॉप के टेम्परेचर्स इतने हाई जा रहे हैं, आप वो देखो कि इसके कूलिंग सिस्टम कम से कम इतना अच्छा तो है ही कि उसने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इस लैपटॉप को मेंटेन करके रखा है, उससे ऊपर ये उसको नहीं जाने दे रहा है, यानी कि वो जो थ्रॉटल वाली लिमिट होती है ना वहां तक उसके टेम्परेचर्स नहीं पहुंचने दे रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि आपके लैपटॉप्स के टेम्परेचर हाई जाए वो चलता है, लेकिन आपका लैपटॉप थ्रॉटल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तभी स्टार्ट होती है जब आपका लैपटॉप थ्रॉटल करने लग जाए। अब आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि इतने हाई टेम्परेचर में अगर हम 4-5 घंटे तक गेमिंग करें तो इससे तो हमारे लैपटॉप में डैमेज हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि डैमेज कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आजकल जितने भी लैपटॉप्स होते हैं ना ये इतने स्मार्ट होते हैं कि जैसे ही आपका लैपटॉप ओवरहीट होने लग जाए तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपका लैपटॉप ओवरहीट होने लग गया है, और तभी आपका लैपटॉप थ्रॉटल करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि अगर आपका लैपटॉप थ्रॉटल नहीं करेगा ना तो अंदर से आपका लैपटॉप में काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज हो जाएगी। तो आपके लैपटॉप के टेम्परेचर हाई भले ही जा रहे हैं, लेकिन आप कितने भी वो टेम्परेचर हाई चल जाए आपके लैपटॉप में डैमेज कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसलिए आपके लैपटॉप में थ्रॉटलिंग वाला सिस्टम प्रोवाइड करा गया है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि इस लैपटॉप के थर्मल्स अच्छे तो नहीं है लेकिन बुरे भी नहीं है, एवरेज से आपके थर्मल्स मिलते हैं जिसमें कि टेम्परेचर्स हाई जाते हैं लेकिन लैपटॉप थ्रॉटल नहीं होता है। जहां तक मुझे याद है कि राइजन के CPU अराउंड 105 डिग्री के बाद थ्रॉटल करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस एक साल से लैपटॉप यूज करते हुए मुझे इसके थर्मल सिस्टम से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना ही मुझे लैपटॉप हीट होने की वजह से कभी भी परफॉर्मेंस में कोई डिक्रीज देखने को मिला है। और एक और बहुत अच्छी चीज है इसमें कि जब आप गेमिंग करते हो ना तो लैपटॉप नीचे से तो गर्म हो ही जाता है, वो तो नॉर्मल सी चीजें सब होते हैं, लेकिन ये जो लैपटॉप है ना ये ना तो यहाँ पर ये कीबोर्ड से गर्म होता है, ये
कीबोर्ड वाला जो पार्ट है ये भी गर्म नहीं होता है, ये वाला जो पार्ट है ये भी गर्म नहीं होता है। बस यहाँ पर जो हीट होता है ना पार्ट, वो ये वाला पार्ट होता है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, बस ये इतना पार्ट हीट होता है। बाकी लैपटॉप में कहीं पर भी हीट नहीं होती है, ना ही कीबोर्ड में, ना ही टच पैड के आसपास। तो ये था मेरा पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस इस लैपटॉप के थर्मल्स के साथ। मैंने सब कुछ आपको थर्मल्स के बारे में बता दिया है। अब प्रोज एंड कॉन्स में आ जाते हैं कि 1 साल लैपटॉप यूज करने के बाद मुझे क्या इस लैपटॉप में अच्छी चीजें लगी और क्या इस लैपटॉप में बुरी चीजें लगी। तो सबसे पहले बुरी चीजों से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बुराइयां कम है ना, तो बुराइयां जल्दी निपट जाएगी, तो इसलिए पहले बुराइयों से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन है इस लैपटॉप का स्पीकर। इस लैपटॉप में वैसे तो आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि ज्यादातर गेमिंग लैपटॉप का हाल होता है स्पीकर के मामले में कि ज्यादातर गेमिंग लैपटॉप में आपको स्पीकर अच्छे नहीं मिलते, तो वैसे ही सेम केस आपको इस लैपटॉप के साथ भी मिलता है। इस लैपटॉप के जो स्पीकर्स हैं उनका साउंड तो अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसके स्पीकर्स ज़्यादा लाउड नहीं है। मतलब अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हो तो म्यूजिक सुनने के लिए तो इस लैपटॉप के स्पीकर्स अच्छे हैं, उसमें लाउडनेस बिल्कुल ठीक लगती है म्यूजिक के मामले में। लेकिन अगर आप मूवीज और वेब सीरीज देखने के शौकीन हो ना, तब आप इस लैपटॉप के स्पीकर से डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि मैं जब भी मूवीज या वेब सीरीज देखता हूँ तो मैं 100 वॉल्यूम में देखता हूँ मूवीज या वेब सीरीज, क्योंकि 100 वॉल्यूम में ही उनका वॉल्यूम ठीक लगता है मुझे, मतलब उसमें भी बहुत लाउडनेस नहीं लगती 100 करने पे भी। तो मूवीज वगैरह देखने के लिए इस लैपटॉप के स्पीकर ज़्यादा अच्छे नहीं है। वहीं मैं गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग में हर एक डिटेल तो सुनाई नहीं देती स्पीकर से, लेकिन गेमिंग में लाउडनेस मुझे एवरेज सी लगती है। और इतना रहता है कि मैं जब भी गेमिंग करता हूँ, मतलब वैलोरेंट जब मैं खेलता हूँ, स्पोर्ट्स गेम्स खेलता हूँ, तो वो तो मैं हेडफोन लगा खेलता हूँ, उनमें तो हेडफोन जरूरी है। लेकिन जैसे मैं स्टोरी बेस्ड गेम्स खेलता हूँ ना, तो मैं वो ज़्यादातर टाइम लैपटॉप के स्पीकर में ही खेलता हूँ, तो गेमिंग के लिए तो स्पीकर्स ठीक है। साथ में दूसरा कौन है कि इसमें आपको कोई भी HDD स्लॉट नहीं मिलता है, आपको 1 सेकंड SSD स्लॉट मिलता है। तो आप इस लैपटॉप के स्टोरेज को अपग्रेड करना चाहते हो तो अगर आप इस लैपटॉप के स्टोरेज को अपग्रेड करना चाहते हो तो आप SSD के थ्रू ही कर सकते हो। अब प्रोस की बात कर ले तो सबसे अच्छी चीज़ है इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ। अब गेमिंग लैपटॉप्स तो बैटरी लाइफ के मामले में बहुत ही बदनाम से होते हैं, लेकिन इस लैपटॉप में आपको मिलती है 90 वॉट आवर की बैटरी, जो कि पूरे गेमिंग लैपटॉप इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है। बस टफ में आपको मिलती है और शायद गीगाबाइट में आपको मिलती है 90 वॉट आवर की बैटरी, और शायद ही किसी और लैपटॉप में आपको 90 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। तो इसके बैकअप की बात करें तो अगर आप नॉर्मल यूसेज करोगे 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट रखकर, तो आपको ऑन एवरेज 5 to 6 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैंने तो ऐसे पूरा बैटरी फुल ड्रेन करके टेस्ट नहीं करा कभी, क्योंकि मैं तो हमेशा अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा कर यूज़ करता हूँ, पर कभी कभी मैंने बैटरी पर यूज़ किया है और उसके हिसाब से मैं अंदाज़ लगा के बता सकता हूँ कि 5 to 6 आवर्स का बैकअप आपको मिल जाएगा नॉर्मल यूसेज में। वहीं गेमिंग की बात करें तो मैंने कई बार वैलोरेंट पूरा बैटरी पर खेला है, तो वैलोरेंट मैं 140 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे सेट करके खेलता हूँ इवन ऑन बैटरी, तो उसमें मुझे अराउंड 1 hour 30 मिनट्स का बैकअप मिल जाता है जब मैं पूरे टाइम वैलोरेंट खेलता रहता हूँ लगातार। तो बैटरी बैकअप इस लैपटॉप का बहुत अच्छा है। साथ में दूसरी अच्छी चीज़ है इसकी अपग्रेडेबिलिटी। इस लैपटॉप में पहली चीज़ तो रैम और SSD अपग्रेड करना बहुत ईजी है। मैंने इसका एक पूरा वीडियो बनाया था, मैं रैम अपग्रेड करा था, तो इसका ये वाला वीडियो बनाया था। अगर आप नहीं देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लेना। और एक और चीज़, अगर आप SSD अपग्रेड करना चाहते हो तो आप अप टू 4 TB तक इसका स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो। चौथी अच्छाई है इसकी लेस फैन नॉइस। मैंने काफी सारे गेमिंग लैपटॉप्स देखे हैं, स्पेशली एसर और HP के, मतलब जब उन लैपटॉप्स के फैन फुल स्पीड में चालू होते हैं ना, तो वो आपको इरिटेट करते हैं। मतलब आप स्पीकर में तो गेमिंग कर ही नहीं सकते हो फैंस चालू होने के बाद, इतनी तेज उनके फैंस की आवाज आती है। लेकिन वहीं आप इस लैपटॉप के फैन नॉइस देखोगे तो इस लैपटॉप के फैन नॉइस काफी कम है। मैं अक्सर जब भी स्टोरी बेस्ड गेम्स खेलता हूँ तो वो तो मैं लैपटॉप के स्पीकर पे ही खेलता हूँ, और उसमें जो है फैंस जब फुल स्पीड में चलते हैं ना, तो भी मुझे गेम की आवाज बराबर से आती है और मेरा मजा खराब नहीं करते बिल्कुल भी ये फैंस की नॉइस। अब ये एक क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत आता है कि हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, यानी कि लैपटॉप कब तक हमारा साथ दे देगा। तो वैसे तो मैं आपको पहले ये चीज बता चुका हूँ कि किसी भी ब्रांड के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने अंदाजे से बताऊं तो इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस देखते हुए और इसका स्पेसिफिकेशंस देखते हुए मैं इतना तो आपको बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट ये लैपटॉप 5 साल तक तो आपका साथ दे देगा, और उसके बाद का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कल किसने देखा है, और हम तो फिर भी 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। अब एक और ये लास्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इस लैपटॉप को अभी भी बाय करना वर्थ है, क्योंकि अभी इस लैपटॉप को लॉन्च हुए अराउंड 14 मंथ हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, इस लैपटॉप को अभी भी बाय करना बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि आप देखो जिस प्राइस पे ये लैपटॉप आपको मिल जाता है, इसका अराउंड 8GB वाला वेरिएंट आपको 68,000 के करीब मिल जाता है, और 16GB वाला वेरिएंट करीब 72 या 73,000 करीब मिल जाता है। इसके प्राइस ना बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी कभी वो 8GB वाला रैम वाला वेरिएंट 73,000 का भी मिलता है। तो मैंने भी इस लैपटॉप को वैसे 68,000 में लिया था लास्ट ईयर अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में कार्ड डिस्काउंट लगा के। तो आप इस प्राइस रेंज में देखो तो इस प्राइस रेंज में बाकी सारे लैपटॉप्स तो आपको 6 कोर वाला CPU देते हैं, लेकिन वहीं इस प्राइस में ये लैपटॉप आपको 8 कोर वाला CPU दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। साथ में 140 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, ये सारी चीजें ही मिलती है।
तो इस कारण से लैपटॉप अभी भी वर्थ तो है बाय करना, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में कि जब भी आप इस लैपटॉप को ले रहे हो ना, तो एक बार ये जरूर देख लेना कि आपको जिस प्राइस में ये लैपटॉप मिल रहा है क्या उस प्राइस में Ryzen 7 5800H मिल रहा है या नहीं, या फिर कोई और लैपटॉप इससे अच्छा मिल रहा हो जो कि आपको 8 कोर वाला CPU दे रहा है या नहीं। अगर आपको ऐसा कोई लैपटॉप मिलता है तो आप जरूर से उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना और उसको ले लेना, इसको छोड़ देना। और अगर आपको इस सेम प्राइस में बाकी सारे लैपटॉप 6 कोर की CPU के साथ मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप को ले लेना, क्योंकि 8 कोर्स हमेशा 6 कोर्स से बेटर होते हैं। और ये बात तो आपको भी पता है कि CPU में जितने ज्यादा कोर्स रहेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये था पूरा लॉन्ग टर्म रिव्यू इस लैपटॉप का। मैंने पहली बार ऐसा लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाया है, तो जरूर से अगर आपको कुछ कमी लगी होगी तो वो मुझे बताना। वैसे तो मैंने पूरा ट्राई करा है कि मैं जितनी चीजें हो सकी वो सारी चीजें कवर कर दूं और आपके मन में कोई डाउट ना रहे, लेकिन हो सकता है फिर भी मुझसे कुछ छूट गया हो, पहली बार ऐसा बना रहा हूं ना, तो वो आप मुझे सजेशन कमेंट सेक्शन में देना। और फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।